जिस हिसाब से एंजो फर्नांडिस रियल मैड्रिड के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ऐसी ट्वर्किंग तो, ऐसी कमर मटक चाल जो होती है, ये तो नोरा फतेही की नहीं देखी मैंने यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पर थिरका थिरका जा रहा है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग इस पर तो बात करेंगे कि रियल मैड्रिड का क्या प्लान होने वाला है नए सीजन के लिए, क्योंकि डिस्पाइट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, वो ला लीगा में क्या करेगी, क्या नहीं होगी, आर्बेलोआ या अल्बेला नया मैनेजर हमारा रहेगा, एज अ लाइक नेक्स्ट सीजन हमारा मैनेजर रहेगा। आई थिंक रियल मैड्रिड ने एक चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो समर ट्रांसफर विंडो में एक मेजर रीशफल के लिए तैयार है, जिसमें एक चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है कि उनका अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पर श्योर शॉट कंफर्म और कन्विक्शन है कि बेलिंगम, एम्बापे और विनीसियस जूनियर ये सारे के सारे ये तीनों एक साथ खेलेंगे और टीम को उसी ट्रायो के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमने को बहुत ज़्यादा इनकमिंग और आउटगोइंग देखने को मिल सकता है। लेकिन भैया बचाओ कोई बार्सिलोना के इस प्रकोप से, ये तो तब हाल है जब पैसे नहीं है। लेकिन जो सबसे पहली खबर आती है भैया वो है यहाँ पर एंजो फर्नांडिस से, क्योंकि एक बार फिर सबसे पहले तो टेलीग्राफ ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि चेल्सी के ड्रेसिंग रूम में एंजो को लेके भैया अब उंगलियां खड़ी होने लगी हैं। और ये भी कोई शॉकिंग चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर चेल्सी इतने सारे गेमों में हार रही है, जिसमें ऑफ कोर्स यहां पर पीएसजी के हाथों 8-2 की हम्बलिंग है, वहीं सबके सामने सबको पता है कि यहाँ पर एंजो फर्नांडिस किस तरीके से अपने ही प्लेयरों पे चिल्ला रहे हैं। अब जहाँ इसकी एक साइड ये है कि लोग एक्चुअली में एंजो फर्नांडिस की तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई वो अपने प्लेयर्स, अपना स्टैंडर्ड इतना हाई रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है, वो बिल्कुल भी बनावटी नहीं है, जैसे है रॉ है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि चेल्सी का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए और इससे नीचे अगर कोई भी खेलेगा तो वो यहाँ पर बचेगा नहीं। बट एट द सेम टाइम जब आप इस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को रखते हो, जब आप अपने प्लेयर्स को यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हो, अपने प्लेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हो, प्रोटेस्ट इन द सेंस कि उनका जेस्चर, जो बॉडी जेस्चर है, जो लैंग्वेज है, वो इस तरीके से रखते हो कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड से नीचे चेल्सी के किसी भी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए। लेकिन आप खुद ही यहाँ पर इंटरव्यू देते हो कि रियल मैड्रिड तो भाई, अगर मेरे को बुएनोस एयरेस के अलावा अगर किसी शहर में रहने का मौका मिलेगा तो वो तो मैड्रिड है। मेरे को अगर कोई प्लेयर सबसे खूबसूरत लगता है तो वो टोनी क्रूस है। चेल्सी और रियल मैड्रिड एट सैंटियागो बर्नाब्यू में जो टोनी क्रूस की परफॉर्मेंस थी वो तो लाजवाब थी। मेरे तो खड़े हो गए, मैं झाटे वॉज ऑन फायर, मैं ऑलमोस्ट हिलाने पे आ गया था। लूका मॉड्रिच ऑल्सो। और इसको लेके अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई ब्रिटिश मीडिया में तो एंजो फर्नांडिस को उधेड़ा जा रहा है। अब जिस तरीके से फीफा में आपको परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होती है गोल स्कोर करने की और मैच को जीतने की, स्टॉक मार्केट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ ट्रेड, बट किस टाइम पे आपने ट्रेड किया है और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आप कब एग्जिट लेने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड दिस इज वेयर यूनिवेस्ट कम्स इन। एक ऐसी ऐप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको रियल टाइम ट्रेड नोटिफिकेशंस देता है, चाहे इक्विटीज़ की बात करें, कमोडिटीज़ की बात करें, फ्यूचर्स की बात करें, ऑप्शंस की बात करें, जो आपको ये सलाह देता है, बताता है कि आपको कौन सा ट्रेड करना है और किस टाइमिंग पे ट्रेड करना है। अब आपको घंटे यहाँ पर व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है रिसर्च में, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको ये सब गाइड करते हैं, जहां पर सारी सरदर्दी खुद लेते हैं, सो दैट यू कैन जस्ट क्लिक एंड एग्जीक्यूट, और सारा का सारा काम इनका। सो यू फोकस ऑन विनिंग द गेम। अब देखो, इस पूरे इंटरव्यू के बीच में, इस सब पूरे ड्रामे के बीच में स्लोली ऐसा नहीं है कि मैड्रिड में यहां पर इस चीज की बात पहुंची नहीं है। मैड्रिड को भली बात ही पता है कि एंजो फर्नांडिस रियल मैड्रिड में अगर ऑफर आ गया, अगर रियल मैड्रिड ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि एंजो फर्नांडिस को लेने में वो इंटरेस्टेड है, तो एंजो ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, आ जाएगा बोले डोली में बिठा के रखना। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एज अ मैड्रिड फैन सबसे पहले तो देखो, यहां पर इन्वॉल्व है बहुत पैसा, और मैं यहां पर दो प्लेयरों को एक साथ यहां पर टैकल करने वाला हूं, और वो है यहां पर रोड्री और एंजो फर्नांडिस। लेकिन रीसेंट टाइम्स में रियल मैड्रिड के इन दोनों प्लेयर्स में इंटरेस्ट है ना, वो ठंडे ही है। मल्टीपल रीजन है, लेकिन ओवरऑल ठंडे ही है। एंजो की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सीन यहाँ पर ये है कि एंजो डिस्पाइट वो कितना फ्लर्टिंग कर ले, और शायद से चेल्सी को पता भी है कि एंजो फर्नांडिस देखो आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनको पता है कि एंजो जाएगा, और अगर एंजो ने क्लियर कर दिया है कि उसको जाना है, तो भैया हमें पैसा कर लेते हैं और फिर वापस से री इन्वेस्ट कर देंगे। अब चाहे चेल्सी किसी और को भी खरीदे। प्रॉब्लम यह है कि रियल मैड्रिड 100 मिलियन के आसपास एंजो फर्नांडिस के लिए मेरे को पर्सनली देती हुई नहीं दिख रही है। उसके दो रीज़न है। पहली सीन तो ये है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा है कि रियल मैड्रिड
ऐसा कुछ ऑब्सेस्ड परस्यूएशन है नहीं एंजो फर्नांडिस के लिए। जिस तरीके से आपने रियल मैड्रिड को आर्दा गुलर के लिए जाते हुए देखा था, या फिर रियल मैड्रिड को आपने मासंतोनो के लिए, या फिर अगर हम गैलेक्टिको साइनिंग की बात करें, रियल मैड्रिड जिस तरीके से बेलिंगम के लिए ऑब्सेस थी, बेलिंगम के लिए शॉर्ट कंफर्म थी कि ये प्लेयर तो यहाँ आना ही चाहिए, वो परसुएसिवनेस मेरे को यहाँ पर ना ही एंजो फर्नांडिस के केस में लग रही है, ना ही रॉड्री के केस में लग रही है। ठीक है, और जो चीज़ ये है कि रियल मैड्रिड को बिल्कुल ही ऑफ गार्ड पुट कर रही है वो ये है कि 105-110 मिलियन, अगर चेल्सी लॉस भी लेती है, कितना ही ले लेगी, 5-10 मिलियन का लेगी, तब भी 100 मिलियन का प्राइस टैग तो कहीं नहीं गया। और क्या रियल मैड्रिड इस समय इस पोजीशन में है कि वो यहाँ पर 100 मिलियन एक ऐसे मिडफील्डर पे खर्च कर दे जिसकी पोजीशनिंग अभी खुद रियल मैड्रिड को नहीं पता, क्योंकि रियल मैड्रिड में भी देखो अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम है जो उनको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं रॉड्री पे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि मैं क्लियर कर देता हूँ, रॉड्री और एंजो फर्नांडिस की अगर हम बात करें तो रॉड्री ज़्यादा बिलीवेबल केस है। पहली चीज़ कि रॉड्री एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। दूसरा, रॉड्री पर्सनली मेरे को लगता है कि यहाँ पर ड्रेसिंग रूम फ्रेंडली ज़्यादा है। अगेन, अगर बैलन डोर वाले उस कंट्रोवर्सी को हटा दे जो कि अपने आप में ही है, एंजो के साथ प्रॉब्लम रेसिज्म वाली भी आ जाती है, ठीक है, और वो रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से रिसीव होगी ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर चेल्सी का बिजनेस करने का तरीका और सिटी का बिजनेस करने का तरीके में ज़मीन आसमान का फर्क है, और रियल मैड्रिड पर्सनली सिटी को ज़्यादा फ्रेंडली टर्म्स से मानेगी रादर देन चेल्सी। ये चीज़ तो हो ही रही है एक तरीके से, लेकिन दूसरी साइड अब ये खबर आ गई है कि रियल मैड्रिड ने कामाविंगा को भी ऑन ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल कर दिया है, और ये शॉकिंग तो किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पर चेल्सी है, अभी फिलहाल यहाँ पर यूनाइटेड है, अभी फिलहाल यहाँ पर आप कह सकते हो आर्सेनल है, लेकिन जो सबसे प्रोबेबल डेस्टिनेशन लग रही है और रीसेंट टाइम्स में फ्रेंच मीडिया ने इसको उठाया वो ये है कि कामाविंगा ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस हो सकता है, और इस बार सबसे ऊपर नाम आ रहा है पेरिस सैन जर्मैन का। अब इसमें यहाँ पर ज़्यादा घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि विटीनिया आ जाएगा ये ले लेंगे, लेकिन बस इतना मान के चलो कि 50 मिलियन का प्राइस टैग है, अगर कोई पे करता है तो रियल मैड्रिड यहाँ पर मना नहीं करेगी। अगेन, ये सब मिडफील्ड के पूरे डिलेमा में सैंड्रो टोनाली, जो कि यूनाइटेड में थोड़ा सा एंटैंगल होता हुआ दिख रहा था, लेकिन जब डेविड ऑर्नस्टीन ने इस चीज़ को कंफर्म करा कि जो रीज़न पिछले साल यूनाइटेड का था कि उन्होंने सैंड्रो टोनाली को साइन नहीं किया, वो ही शायद से रीज़न इस समर भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस टैग जो न्यूकासल रख रही है सैंड्रो टोनाली के लिए वो 100 मिलियन है। और रियल मैड्रिड मेरे को पर्सनली लगता है कि साइनिंग करेगी और ज़रूर करेगी, लेकिन क्या वो 100 मिलियन किसी प्लेयर के लिए देगी? उसके लिए रियल मैड्रिड को खुद बहुत शॉर्ट कंफर्म होना पड़ेगा कि यार ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि काम कर जाएगा, और वो मार्केट में या फिर रियल मैड्रिड के बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से मेरे को अभी तक नहीं लग रहा। इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड एग्जिट पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही है। सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि यहाँ पर कारवाहाल ऑफ कोर्स वो जा रहे हैं, रूडिगर मोस्ट प्रॉब्ली जाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हो कि कामाविंगा को भी अब जाते हुए देख पाएंगे। चुआमेनी अनडिस्प्यूटेड है, और बेलिंगम, विनीसियस, एम्बापे के रिगार्डिंग तो मैंने तुमको बता ही दिया है कि रियल मैड्रिड कन्विंस है कि ये तीनों एक साथ खेल सकते हैं और ज़रूर खेल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एफसी बार्सिलोना की। बार्सिलोना इस समय मल्टीपल फ्रंट्स पे बहुत अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। सबसे पहले फेब्रिजियो ने ये चीज़ कंफर्म करा है कि मार्कस रैशफोर्ड का जो क्लॉज है, बाइंग क्लॉज है, वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर 30 मिलियन का है, और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकती है बार्सिलोना 10-10 मिलियन करके। ऐसे में बार्सिलोना पे भी कम लोड पड़ेगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को 30 मिलियन की जो आस्किंग प्राइस है उसको भी, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि रैशफोर्ड यूनाइटेड तो नहीं जाएगा, और ये भी कंफर्म होता हुआ जा रहा है कि रैशफोर्ड को लेके, और अगर हम मार्केट की बात करें तो ज़्यादा क्लब्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर बार्सिलोना साइनिंग कर रही है, लेकिन सोच समझ के कर रही है। जैसे बर्नार्डो सिल्वा की अगर हम बात करें तो बर्नार्डो सिल्वा के एंटराज की क्लोज सोर्सेज की बात करें तो उसके पास भी हैं ऑप्शंस, चाहे गैलाटासरे की बात करें, सीरिया में यूवेंटस की बात करें, लेकिन उसकी जो सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है दैट कुड बी एफसी बार्सिलोना। पर बार्सिलोना साइनिंग नहीं करेगी। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि भाई देखो, उनके पास फर्मिन लोपेज है, उनके पास डैनी ओल्मो है, और मिडफील्ड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बार्सिलोना वेल इक्विप्ड है। और वो बर्नार्डो की, डिस्पाइट कि बर्नार्डो का एजेंट मेंडेस है जो कि बहुत क्लोज रहा है लेपोर्ता का। इसी के साथ कंसेलो का जो परमानेंट है उसको भी यहाँ पर अब रूल आउट नहीं किया जा रहा। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि अगर बार्सिलोना को बाल्डे के लिए एक आउटरीजियस ऑफर मिल गया तो यहाँ पर बाल्डे को भी अलविदा कर दिया जा सकता है। वही फेरान टोरेस का भी ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल किया गया है, क्योंकि एट द सेम टाइम जैसा मैंने तुमको कहा कि बास्टोनी को लेके जिस तरीके से बार्सिलोना मूव कर रही है वहाँ तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है। मेरे को बस प्रॉब्लम ये लग रही है कि बार्सिलोना जिस
फिगर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, वो है 50 मिलियन के आसपास। वही अगर हम यहाँ पर काल्सियो मर्सेटो की बात करें, इटालियन रिपोर्ट्स की बात करें, तो इंटर जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अडीग है वो है 80 मिलियन का प्राइस टैग, क्योंकि अभी भी 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से इंटर बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही है कि बास्टोनी को एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ टाई किया जाए, और उस चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि बार्सिलोना बास्टोनी लेके ऑब्सेस्ड है, कि बास्टोनी बार्सिलोना को लेके ऑब्सेस्ड है और वो अंदर कुछ विद्रोह कर रहा है और रिबेल कर देगा कि मेरे को तो ये मूव चाहिए। ही इज़ लाइक कि अगर बार्सिलोना यहाँ पर उसके सर्विस में इंटरेस्टेड है तो उसको इंटर के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, और बार्सिलोना इस चीज़ को लेके काफ़ी अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। वहीं बात करें अगर बेनफिका के शेल्डरोप की, तो वो भी एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव निकल के अब आया है। उसका आई थिंक 20 मिलियन का प्राइस टैग है, 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो रिन्यू नहीं करेगा। और बेनफिका के अगर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात करें, रूई कोस्टा, तो वो चाहते हैं कि भाई इसको सेल किया जाए और इसकी जगह यहाँ पर जो पैसा मिलेगा उसको वापस से री इन्वेस्ट किया जाए। और ये अभी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, बार्सिलोना मेक श्योर कर रही है कि हंसी फ्लिक को आने वाले सीजन के लिए जितने सारे प्लेयर्स चाहिए वो सारे प्लेयर्स उसको मिलने चाहिए, और धीरे धीरे यहाँ पर स्क्वाड डेप्थ भी बढ़ाई जा रही है और स्टार्टिंग 11 को भी अपग्रेड किया जा रहा है। लेवेंडोव्स्की की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली लेवेंडोव्स्की को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मिलने वाला है, जहां पर वो गाइडेंस के तौर पे ज़्यादा देखेगा। अब बार्सिलोना की जहां मैं तारीफ कर रहा हूँ, बस एक चीज़ में मेरे को असमंजस लग रहा है कि वो जूलियन अल्वारेस को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और इस पर आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से भी हो रहा है कि पहली बात, वो प्राइस पे बल डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इवन इफ चाहे जूलियन अल्वारेस अंदर से कुछ भी रेबल करता रहे, लेकिन वो प्राइस टैग पे ज़्यादा बच डाउन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एथलेटिको मैड्रिड प्रेफर करेगी कि वो जूलियन अल्वारेस को अगर बिकना ही है तो वो यहाँ पर पीएसजी या फिर प्रीमियर लीग में से किसी एक क्लब में जाके जाए, रादर देन बार्सिलोना, जो कि उनका डायरेक्ट ही कंपेटिटर है। पर इन सब के बीच में भाई बार्सिलोना को झटका भी लगता है, क्योंकि रफीनिया अब 5 हफ्तों के लिए गायब है। आई नो थोड़ी पुरानी अपडेट है, लेकिन इस चीज़ का खामियाजा हंसी फ्लिक को मिलेगा और भुगतना भी पड़ेगा। एंड अगेन द वर्स्ट थिंग ये कि इसमें बार्सिलोना का कोई रोल भी नहीं है उसकी इंजरी में। उसको ब्राज़ील नेशनल टीम में यहाँ पर इंजर्ड हुआ है, और यही प्रॉब्लम अब यहाँ पर बायर्न म्यूनिख भी फेस कर रही है, क्योंकि फिलहाल के तौर पे बायर्न वर्सेस मेंस में हैरी केन नहीं फीचर होगा। यहाँ पर बायर्न का सबसे क्लियर कट यहाँ पर एम है कि हैरी केन को कैसे भी करके यहाँ पर रियल मैड्रिड के फर्स्ट लेग के लिए अवेलेबल करवाना है, जो भी मेरे को अभी फिलहाल तो डाउटफुल ही लग रहा है। खैर, बात करते हैं यहाँ पर एक और अपडेट की, तो भाई वो आती है यहाँ पर कि भाई इंडिया को 26 से 30 मई के बीच में एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, जिसको ऑफ कोर्स इंडिया ने यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी कप, और ये लंदन में होने वाला है, जहाँ पर 3 नेशंस ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं। पहला है यहाँ पर नाइजीरिया, दूसरा है यहाँ पर इंडिया, और तीसरा है यहाँ पर आई थिंक जमैका। ये 3 नेशंस ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं, चौथा देश अभी कंफर्म होना बाकी है। एंड अगेन भाई आई थिंक आप अगर नाइजीरिया की अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग की बात करोगे तो 21 है यार। अगर इंडिया इन देशों के अगेंस्ट खेलेगा तो सबसे पहले ना ही तो यहाँ पर उनको एक्सपोजर मिलेगा, बल्कि उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और इंडिया को इस समय ग्लोबल स्टेज पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने देखा यहाँ पर इंडिया वर्सेस हांगकांग का जो मैच था, उसमें किस तरीके से डेब्यू रायन विलियम्स ने जो गोल मारा, और तुम साफ साफ देख सकते हो बॉडी लैंग्वेज का। आई थिंक AIFF को इस चीज़ को बहुत बहुत केयरफुली और ऑप्टिमिस्टिकली आई थिंक एक्सप्लोर करना चाहिए कि और कौन कौन से प्लेयर्स जो कि इंडियन ओरिजिन के उनको वापस लाया जाए और इंडिया को वो रिप्रेजेंट करें। इसी के साथ भाई यहाँ पर टॉटनम ने सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि टॉटनम ने रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा यहाँ पर गैम्बल खेला है अपने क्लब के हिस्ट्री में, और वो है कि उन्होंने रॉबर्टो डिजर्बी को मैनेजर बनाया 5 साल के लिए। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि रॉबर्टो डिजर्बी एक बढ़िया मैनेजर नहीं, भाई ये बढ़िया मैनेजर है, ठीक है। मेरे को आज भी याद है जब पेप गार्डियोला ने उसके रिगार्डिंग ये कहा था कि ही इज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजर इन द 21st सेंचुरी। उसने डिजर्बी के बारे में यही कहते थे, डिजर्बी तब ब्राइटन में था। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि टॉटनम, पहली बात तो गेम्स है ही नहीं, हर गेम फाइनल की तरह है टॉटनम के लिए। ऊपर से डिजर्बी एक ऐसा मैनेजर है जो कि एक बहुत ही, मतलब टॉटनम या तो एक ऐसा मैनेजर लेके आ सकते थे जो प्लेयर्स के कंधे पे हाथ रखे और फिर उनको सहलाए और फिर एक यूनिटी लेके आए, मोस्ट प्रॉब्ली कार्लो एंसेलोटी। डिजर्बी एक ऐसा मैनेजर है जो कि अपने प्लेयर्स का कहेगा कि भैया हाथ आगे करो और उन पर चलाएगा छड़ी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि डिजर्बी एक ऐसा मैनेजर है जो कि 2 साल से ज़्यादा किसी क्लब में रहा ही नहीं है, ना ही वो शाख्तार में रहा है, ना ही वो मार्सेल में रहा है, और ना ही वो यहाँ पर ब्राइटन में रहा है। तीसरा पॉइंट कि डिजर्बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिजर्बी
एक ऐसा मैनेजर है जिसका इंस्टेंट इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ब्राइटन में भी पहले 5 में से सिर्फ 2 ही पॉइंट उसने उठाए थे पहले 5 गेम में से, और यहाँ पर काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं यहाँ पर बताया गया कि भाई उसके जो एकदम से हार्ड शिफ्ट लेता है वो ट्रेनिंग वगैरह में और पैटर्न्स में, उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, पर एक बार अडेप्ट हो गया तो यहाँ पर टॉटनहम एक बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलती हुई दिख सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो अडेप्ट करने का जो टाइम है वो अगर प्री सीजन होता या फिर कोई और होता तो बात भी होती, लेकिन यहाँ पर 7 गेम और 7 फाइनल। साथ ही साथ भाई यहाँ पर उसके जो ग्रीनवुड को लेके भी कमेंट्स थे वो भी एक बिल्कुल अच्छे तरीके से तो रिसीव नहीं करें। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर रिसेंटली इजिप्ट वर्सेस स्पेन के गेम में स्पेन के फैंस ने भी कुछ ऐसा ही करा जिसको लेके यहाँ पर लमीन यमाल बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उन्होंने अपने देश के फैंस को कहा कि इवन दो ये सारी जो चैंट्स थी इस्लामोफोबिक वाली वो यहाँ पर इजिप्ट के प्लेयर्स पर टारगेट किया गया था, लेकिन फिर भी लमीन यमाल को ये चीज़ पसंद नहीं आई, जिस पोस्ट पे एक्चुअली में विनीसियस जूनियर ने भी लाइक किया है। तो भाई मामला बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय, लेकिन अब फाइनली जब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुआ है तो क्लब फुटबॉल में हम जब वापस आ रहे हैं तो भैया बहुत सारे सवालों के जवाब है कि चैंपियंस लीग में क्या होने वाला है। एंड डू लेट मी नो कि तुम इस क्लब फुटबॉल के बचे हुए बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, और किस क्लब के फ़ैन हो, और तुम्हारा क्लब यहाँ पर किस चीज़ पे फाइट कर रहा है सबसे ज़्यादा।